हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। आज हमारा एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का मैराथन 3 है और कोशिश की जाएगी आज की क्लास में पूरा का पूरा आपका क्लास 6 का एनसीईआरटी ख़त्म कर दिया जाए, जिसमें आज हम लोग क्लास 8 मतलब क्लास 6 का चैप्टर 8, 9, 10 को कवर करेंगे। ठीक है। और इससे पहले अगर आपने मैराथन 1 और मैराथन 2 नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, जिसमें हमने पूरा क्लास 6 का चैप्टर 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट कराया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यह जो आपका मैराथन है, यह आपका सीटेट और एमपीटेट वर्ग 2 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आज का हमारा चैप्टर है क्या, लाइट यानी प्रकाश। हम लोग एग्जैक्टली टू द पॉइंट पर फोकस करेंगे। जो और भी चीज़ें हैं जो आपके नोट्स में इजी है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, हम लोग एग्जैक्टली टू द पॉइंट, प्रकाश क्या होता है उसको समझते हैं। प्रकाश मतलब लाइट। ये क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें वस्तु को देखने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्योंकि मैराथन है, हम लोग एकदम टू द पॉइंट पे बात करेंगे, तो यह एक ऊर्जा है। नोट करिएगा, ऊर्जा है, वस्तु को देखने में हेल्प करता है। जब किसी वस्तु से प्रकाश हमारी आंखों से पहुंचता है तो उसे हम देख पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरीके की पिक्चर्स, जो कि प्रकाश इस तरीके से है। प्रकाश के सोर्सेज क्या क्या हैं? प्रकाश के सोर्सेज को देखा जाए तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो खुद स्वयं प्रकाश के जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करती है उसको प्रकाश के सोर्स कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं जो अपने आप वो प्रकाशित होते रहते हैं, जैसे आपका सन हो गया, तारे हो गए, जुगनू हो गया, ये सब क्या है? ये है प्राकृतिक स्रोत। ठीक है। और कुछ आर्टिफिशियल स्रोत होते हैं जो इंसानों के द्वारा तैयार किए गए, जैसे बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया। और सूर्य सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, ये नोट कर लीजिएगा। सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य है। प्रकाशित और अप्रकाशित वस्तुएं क्या होती हैं? प्रकाशित मतलब जो चमकदार होती हैं, अप्रकाशित जो नहीं चमकती हैं। प्रकाशित का मतलब ये होता है कि जो है स्वयं प्रकाश देती हैं, जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया। अप्रकाशित जो स्वयं प्रकाश नहीं देती लेकिन प्रकाश को परावर्तित कर सकती है, जैसे किताब, पेड़, चाँद। अगर आप लाइट के सामने ऐसे चीज़ें रख दें तो लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे वस्तुओं को अप्रकाशित वस्तुएं कहेंगे, जो प्रकाश नहीं देगी लेकिन प्रकाश को परावर्तित करने में मदद कर सकती है। चांद अपना प्रकाश नहीं देता लेकिन सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है ना। और एक्चुअल में मून खुद, उसके पास कोई लाइट नहीं होती, वह सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और तब वो चमकता है। ठीक है। प्रकाश सीधी, हमेशा ये इसको नोट करिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है, नोट कर लेना है। उदाहरण टॉर्च, आप जब टॉर्च मारेंगे तो सीधे ही जाती है, तो कौन सी रेखा? उसकी सीधी रेखा। ठीक है। सूरज की किरणें हो गई, इसी कारण छाया बनती। जब कोई सीधा आप टॉर्च मारेंगे तो वो डायरेक्टली जाएगी, और अगर उसके बीच कोई वस्तु पड़ती है तो उसकी छाया बनती है। छाया यानी शैडो क्या होता है? आप देख सकते हैं इस तरीके से, जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को मार्ग में, मतलब प्रकाश के मार्ग में जब आप टॉर्च जला रहे हैं, फोकस दे रहे हैं, अगर उस मार्ग में कोई दूसरी वस्तु आ गई तो उसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा, उसका शैडो पड़ता है, तो उसके पीछे अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, उसी को छाया कहते हैं। आप देखिए इस तरीके से। ठीक है। तो अगर ये शैडो कहलाते हैं। अगर कोई वस्तु, जब आप उसको प्रकाशित कर रहे हैं, टॉर्च मार रहे हैं, लेकिन उसके बीच में अगर कोई भी वस्तु बीच में आ जाती है तो उसका शैडो बन जाता है, उसको छाया कहते हैं। ठीक है। और छाया बनने की आवश्यक शर्तें, छाया बनने के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रकाश होना चाहिए, एक वस्तु होना चाहिए, और एक स्क्रीन होना चाहिए जहाँ पर छाया बन रहा है। ठीक है। जैसे आपने बचपन में कभी किया होगा कि सूर्य की लाइट है और सन की लाइट के सामने आप कोई शीशा रख दे तो उसका जो रिफ्लेक्शन है दूसरी जगह पड़ता है। ठीक है, कभी किए नहीं तो नोटिस करिएगा। छाया की विशेषताएं क्या होती है? हमेशा काली या धुंधली होती है, इसमें कोई रंग नहीं होता। छाया का आकार वस्तु के आकार ही जैसा हो, जैसी वस्तु एग्जैक्टली वैसा ही। ठीक है। दूरी बदलने से छाया का आकार बदलता है। ठीक है, जितना पास आप आएंगे उतना बड़ा दिखाई देगा, दूर जाने पे छोटा दिखाई देगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जो आपको याद रखना है। पारदर्शी
अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी। पारदर्शी जो आसानी से एक दूसरे के आर पार दिखाई दे, या प्रकाश वापस एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है, ठीक है। तो जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, कांच क्या है, पारदर्शी है। आप कोई भी चीज़ आर पार दिखाई दे रही है, लाइट भी चली जाएगी तो पारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब होता है कि नहीं गुजरना, जैसे पर्दा हो गया, लकड़ी की दीवार हो गई, वॉल हो गया, जो आसपास नहीं गुजरेगा तो वो क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा आपका अपारदर्शी, ठीक है। अर्धपारदर्शी यानी आधा धुंधला दिखाई देना, जैसे बटर पेपर एग्जांपल ले लीजिए, कंप्लीट आपको आर पार दिखाई नहीं देगा, मतलब थोड़ा थोड़ा दिखेगा कि हाँ अगले तरफ कुछ रखा हुआ है, जिससे प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है, उसको अर्धपारदर्शी कहते हैं। जैसे पतला कपड़ा या कोई बहुत पतला सा धुंधला ग्लास हो गया, या फिर कोई धुंधला पर्दा हो गया, जो आपको हल्का दिखाई दे कि हाँ उधर कुछ रखा है या कोई खड़ा है, इस तरीके से, तो अर्धपारदर्शी है। ये तीनों का मतलब याद रखिएगा। पारदर्शी जो आर पार दिखाई दे, अपारदर्शी जो आर पार ना दिखाई दे, अर्धपारदर्शी मतलब आधा दिखाई दे, मतलब थोड़ा बहुत दिखाई दे, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से एनसीईआरटी में डला हुआ है ये पिक्चर। पिन होल कैमरा, सूक्ष्म छिद्र कैमरा क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। यह एक सरल उपकरण है जिसमें हम वस्तु की उल्टी छवि बना सकते हैं, जो बहुत छोटा सा छिद्र कैमरा होता है। यह एक बहुत ही सरल उपकरण है, हम वस्तुओं की उल्टी छवि बना सकते हैं। आप कैमरा वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें आप देखेंगे कुछ ऐसा दिखाई देगा। पिन होल कैमरा का सिद्धांत कैसे काम करता है, इस सिद्धांत पर काम करता है कि प्रकाश हमेशा नोट करना है, प्रकाश कैसे चलता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करेगा। कैसा, सीधी रेखा में गमन करेगा। पिन होल कैमरा की संरचना कैसी होती है, एक डिब्बा होता है और एक छेद होता है और सामने स्क्रीन होती है ना। तो इस तरीके से वह जो है बड़ा दिखाई देगा और आपको कैप्चर कर लेगा। पिन होल कैमरे की विशेषताएं, हमेशा छवि उल्टी दिखाई देगी, छवि छोटी दिखाई देगी, लेंस का उपयोग इसमें नहीं होता है। तो पिन होल कैमरा आपको याद रखना है, पिन होल कैमरा एक डिब्बे की तरह होता है, ठीक है। और वहाँ पे आपकी जो परछाई है वो क्या बनती है, उल्टी बनती है, ठीक है। यानी जो छवि होती है उल्टी दिखाई देती है और छवि छोटी सी दिखाई देगी, जितने बड़े आप हैं वो छोटी सी दिखाई देगी और उल्टी दिखाई देगी। इसमें किसी लेंस का उपयोग नहीं होता है, ये पिन होल कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। एक डिब्बा होता है, एक छोटा सा छेद होता है और सामने स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पर आप दिखाई देंगे एकदम छोटे से उल्टे, वो पिन होल कैमरा, ठीक है। चलिए, अब सूर्य ग्रहण में उपयोग कैसे होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिन होल कैमरे का उपयोग सुरक्षित तरीके से सूर्य ग्रहण देखने के लिए किया जाता है। सूर्य ग्रहण जिससे आपको उल्टा दिखाई दे, आपकी आंखें खराब ना हो, छवि बहुत छोटी दिखाई देती, इसीलिए पिन होल, नोट कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पिन होल कैमरा आप पढ़ रहे हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पिन होल कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पर, तो सूर्य ग्रहण देखने के लिए। कहाँ, सूर्य ग्रहण देखने के लिए पिन होल कैमरा का इस्तेमाल होता है। ओके, अंडरस्टूड, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करें दर्पण, मिरर। मिरर क्या होता है, जिसमें आप अपना मुखड़ा देखते हैं। तो दर्पण वह सतह है जो प्रकाश को परावर्तित करती है, किसी वस्तु की छवि बनाती है। दर्पण वह सतह है जो प्रकाश को परावर्तित करती है, किसी वस्तु की छवि बनाती है। आप अपना मुखड़ा देखते हैं रोज रोज, ठीक है। परावर्तन क्या होता है, जब कोई लाइट आई और वह किसी भी सतह से आके और वापस टकरा गई, वापस लौट गई, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर अपने मार्ग में पलट जाती है, जैसे लाइट आ रही है, ये सतह है और ये वापस से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है ना, तो वह परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कराएगा। परावर्तन का नियम आपको याद रखना है। परावर्तन का नियम, परावर्तन मतलब पहला नियम, परावर्तित किरण परावर्तन सतह पर आने वाली किरण और सामान्य रेखा नॉर्मल एक ही तल में होती है। परावर्तित किरणें जो होती है ना, परावर्तित सतह पर पड़ने वाली किरण और जो नॉर्मल तल होता है वो एक ही, मतलब जैसे आई एग्जैक्टली वैसे ही वो लौटेगी, कहीं भी वो हिलेगी डुलेगी नहीं या टेढ़ी नहीं दिखाई देगी,
पहला नियम यही कहता है कि सतह पर आने वाली किरणें और सामान्य रेखा एक ही तल में होंगे, सेम सेम, ये तल वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। दूसरा, आपतन कोण से क्वेश्चन पूछता है, आप देखिएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप यहाँ पे समझिएगा, ये आपका तल है, ठीक है, और यह जो है प्रकाश आ रहा है, यह आपतित किरण यानी प्रकाश आ रहा है, और ये पड़ा किस पे, आपके तल पर पड़ा, और यह रिफ्लेक्ट हो गया, तो इस किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरणें, ठीक है। और यहाँ पर एक तरफ आपतन कोण बनाता है और एक तरफ आप जब इस पर कोई, इस प्रकाश के बीच में जब कोई अभिलंब डालते हैं तो एक तरफ बनता है आपतन कोण और एक तरफ बनता है परावर्तन कोण। इसीलिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी जितनी बड़ी लाइट होगी एग्जैक्टली उतना बड़ा प्रकाश परावर्तित होगा, बराबर होंगे दोनों। ऐसा नहीं कि आधी लाइट आई है और ये बहुत बड़ा जाएगा या फिर थोड़ा सा जाएगा, नहीं, जितना है इधर एग्जैक्टली उतना ही जाएगा। बात समझ में आई? तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इस तरीके से आपके उसमें भी दिया हुआ है, सेम सेम आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अपनी एनसीईआरटी किताबों में आप देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते। अब समतल दर्पण क्या होता है, प्लेन मिरर। जो समतल दर्पण और प्लेन मिरर का मतलब होता है कि यह एक सीधी और सपाट सतह वाला दर्पण है। इसमें बनने वाली छवि समान आकार और सीधी होती है। मतलब प्लेन मिरर जब आप अपना अच्छा, जो आप शीशा में अपना फेस देखते हैं ना, जो इसमें आप रेडी होते हैं, वो प्लेन मिरर होता है, जिसमें आप जैसे हैं एग्जैक्टली वैसे ही आप दिखाई देंगे, ठीक है, ना तो छोटे ना तो बड़े। यह एक सीधी सपाट समतल दर्पण होता है और इसमें बनने वाली छवि एग्जैक्टली वैसे ही होती जैसे आप हैं। छवि वस्तु से पीछे और बराबर दूरी पर प्रतीत होती है, ठीक है। छवि वस्तु से आपको लगेगा कि जो छवि है वस्तु से काफ़ी पीछे और बराबर दूरी पर प्रतीत होगी, ऐसा आपको लगता है क्योंकि समतल दर्पण है। तो ये लाइन आपको नोट कर लेना है। समतल दर्पण में छवि वस्तु से पीछे और बराबर दूरी पर प्रतीत होगी, यानी आप जब कोई वस्तु शीशे के सामने रखी है तो जितनी ज़्यादा वो दूर जाएगी उतना छोटी दिखाई देती जाएगी, और जितना नज़दीक आएगी उतनी वो बड़ी दिखाई देगी, ठीक है ना। अगर आप शीशे को दूर से देखते हैं तो आप छोटे दिखाई देंगे, थोड़े पास जाएंगे तो नॉर्मल साइज़ के दिखाई देंगे। तो ऐसा प्लेन मिरर में होता है। अब बात करें कर्व मिरर, वक्र। आप जैसे कि देखे होंगे बहुत सारी जगहों पर गोल गोल के मिरर लगे हुए होते हैं, यानी कि गोला वाले जो शीशे होते हैं लगे होते हैं। तो इसके ना दो प्रकार होते हैं। ये जो कर्व वाले होते हैं इस तरीके वाले, जैसे गाड़ियों में लगे होते हैं, साइड मिरर होते हैं गोले गोले। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण जिसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं, और एक होता है अवतल दर्पण जिनको कनकेव लेंस कहा जाता है। कन्वेक्स और कनकेव, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण बाहर की और गोल, छवि छोटी और आभासी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला जो सेक्शन है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आपको नोट ही कर लेना है, ठीक है। उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल मतलब कन्वेक्स मिरर, जो बाहर की तरफ आपको गोल दिखाई देगा, ठीक है, बाहर की तरफ आपको गोल दिखाई देगा उत्तल दर्पण में, और आपको इसमें आपकी छवि छोटी दिखाई देगी और आभासी, मतलब आप उसमें छोटे छोटे दिखाई देंगे। गाड़ी के पीछे देखने के लिए आप जो ड्राइवर, जैसे 4 व्हीलर है, आप देखे होंगे कि गाड़ी जब साइड में लगे होते हैं, जो मिरर्स जो साइड में लगे होते हैं, तो उससे जो ड्राइवर होता है वो पूरा पीछे का पूरा ट्रैफिक उसको उसमें दिखाई देता है। तो कौन सा मिरर होता है, वो होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो दिखने वाली वस्तु होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है, ठीक है ना। कैसी होगी, छोटी और आभासी प्रतीत होगी। गाड़ी के पीछे देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। एक होता है अवतल दर्पण जिसको कनकेव मिरर कहते हैं, जो अंदर की ओर गोल और इसमें छवि बड़ी या उल्टी बन सकती है, उल्टी भी आपको दिखाई दे सकती है, और इसमें बड़े बड़े दिखाई देगा। और पता है जो उत्तल होता है ना वो बाहर की ओर, मतलब वो थोड़ा आपको उभरा हुआ दिखाई देगा, बाहर की ओर गोल 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 होता है। लेकिन जो अवतल दर्पण होता है वो अंदर की ओर गोल होता है,
ठीक है। अंदर अंदर आपको गोल दिखाई देगा और बाहर थोड़े चपटा दिखाई देगा, इस तरीके से। सिर के बाल बनाते समय दांत चिकित्सा में उपयोगी, जैसे कि जो दाढ़ी बनाने वाला शीशा होता है तो वो अवतल दर्पण है। ठीक है, जो डेंटिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन सा होता है, वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, कौन सा, अवतल, जिससे कि आप जब उसमें देखो तो आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे आपका फेस। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा, जब आप किसी छोटे शीशे में अपना फेस देखोगे तो उसमें आपको बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देता है। कारण क्या है, कारण होता है कि उसका जो ग्लास होता है वह अंदर की ओर गोल होता है। ठीक है, और बाहर की ओर चपटा, आपको बाहर से नहीं दिखे क्योंकि फ्रेम होता है, लेकिन एक्चुअल में यही है। तो बात समझ में आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का मतलब होता है कि बाहर की ओर गोल, ठीक है, और अवतल का मतलब होता है अंदर की ओर गोल। बाहर की ओर गोल यानी कि जो साइड मिरर, जो गाड़ी वगैरह में, बाइक में जो साइड मिरर होते हैं वह उत्तल दर्पण होते हैं। जो दूर की चीज़ें आपको छोटी दिखाई देती है उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने वाला शीशा या फिर आपका डॉक्टर जो यूज़ करते हैं वो वाला शीशा, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वह जो है अवतल दर्पण कहलाएंगे। बात समझ में आ गई। चलिए, बहुत अच्छा। अब वास्तविक और आभासी छवि, ये क्या होता है। वास्तविक छवि स्क्रीन पर प्राप्त की जाती है, मतलब जैसे आप हैं वैसे चीज़ें दिखाई देती हैं तो वो वास्तविक छवि कहलाएगी। आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब छवि केवल देखने पर दिखाई देती है, स्क्रीन पर नहीं। स्क्रीन पर नहीं, आप जब केवल देखने पर दिखाई दे तो वास्तविक स्क्रीन पर दिखाई देगा, और आभासी छवि केवल देखने पर दिखाई देता है, स्क्रीन पर नहीं दिखाई देती। ठीक है, अब दर्पण यानी शीशे का इस्तेमाल हम लोग जो है हर जगह करते हैं, आपको पता ही है। घर के सजावट में, गाड़ी के पीछे देखने के लिए, और वॉशरूम्स वगैरह में लगे होते हैं, हॉस्पिटल्स में बाल काटने वाले, दाढ़ी बनाने वाला शीशा, मतलब बहुत जगह आजकल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, चलिए, इमेज क्या होता है, इमेज कैसे बनता है शीशे पर, उसको समझते हैं। चित्र वह रूप है जो हम दर्पण या किसी अन्य माध्यम से किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे समतल दर्पण, प्लेन मिरर, जो ये नोट कर लो आप लोग, समान दर्पण है और समान आकार और सीधा है। मतलब जब समतल दर्पण में आप जैसे एग्जैक्टली वैसे दिखाई देंगे, आकार शेप सब सीधा नॉर्मल दिखाई देगा। उत्तर दर्पण में छोटा प्रतिबिंब और आभासी बनेगा। कैसा बनता है, छोटा और आभासी बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में बड़ा या फिर उल्टा, अवतल दर्पण में कैसा, बड़ा या फिर उल्टा बनेगा। बात समझ में आ गई। उत्तल दर्पण में छोटा और आभासी, और अवतल दर्पण में बड़ा बनता है और उल्टा भी बन सकता है। तो ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। चलिए, अब हम लोग आगे बात करते हैं पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का व्यवहार। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, मार्ग में गति भी बदल सकता है, उसको हम अपवर्तन कहते हैं। उदाहरण, पानी या कांच। कांच में या फिर पानी में जब प्रकाश गुजरता है तो उसका जो मार्ग है, उसका जो रास्ता है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, कैमरा और चित्र का संबंध की बात, पिन होल कैमरा का इस्तेमाल हमने अभी बताया। सूर्य ग्रहण वगैरह देखने के लिए साइंटिस्ट पिन होल कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो दूर से आप उसको देखते हैं इसलिए। तो पिन होल कैमरा में प्रकाश सीधी रेखा में चलकर स्क्रीन पर उल्टा छवि बनाता है। ठीक है, और लेंस जो है कैमरे में छवि को वास्तविक, जब आप किसी चीज़ को लेंस में देखेंगे तो जैसा है एग्जैक्टली वैसा ही बनेगा, लेकिन पिन होल कैमरा से अगर आप देखते हैं तो उल्टा बनाता है छवि। ओके, छाया और प्रकाश के महत्व की बात करें। दैनिक जीवन में छाया से समय और आकार का अनुमान लगाया जाता है। दर्पण और परावर्तन से दृश्य में सुधार होता है। विज्ञान और तकनीकी में भी इसका इस्तेमाल होता है। अतिरिक्त प्रयोग और उदाहरण की बात किया जाए तो आप देखेंगे कि दीपक और दर्पण के प्रयोग से प्रकाश की दिशा में बदलाव होता है। सूर्य की किरण और पत्तियों की छाया अध्ययन में इसका इस्तेमाल होता है। फोटो खींचने में, यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दीपक और दर्पण के प्रयोग में प्रकाश की दिशा आपको दिखाई देगी। सूर्य की किरण है और पत्तियों की छाया का अध्ययन, फोटो खींचने में प्रकाश और परावर्तन का इस्तेमाल।
सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था आपके इस चैप्टर में ना, वो ये था, ये जो आपका उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण जो गोल होता है, जो आपके साइड मिरर्स होते हैं बाइक वगैरह के। अवतल दर्पण जो दाढ़ी बनाने के लिए या फिर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट थी। और एक समतल दर्पण इम्पॉर्टेंट था, और परावर्तन का नियम जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था, पिन होल कैमरा भी। ये सब आपको नोट कर लेना है। और फिर जो अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर के थे, तो आप लोग इसको नोट कर लेना है। और आपका ये जो चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब हमारा चैप्टर 9 है, जिसमें हम लोग चैप्टर 9 को यहाँ पे कवर करेंगे। और चैप्टर 9 है विद्युत एवं विद्युत परिपथ। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी का नोट्स चाहिए तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन वाले नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। ठीक है, देखिए विद्युत और विद्युत परिपथ, विद्युत धारा और विद्युत परिपथ क्या होता है, सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों का बहाव है। जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तब वह धारा कहलाती है। ठीक है, यानी जब कोई बल्ब है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी जलती है और उसमें जो है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है तो क्या कहलाता है, वो धारा कहलाता है। ठीक है, यानी करंट। क्या हो गया, करंट। ठीक है, आपको एनसीईआरटी में करंट चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। बल्ब की बात करें, आप देख सकते हैं बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और कुछ हद तक ऊष्मा में बदलता है। जो बल्ब होता है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रकाश में, और फिर वो हीट हो जाता है। और इसमें कुछ हिस्सा एक पतली तंतु होती है जो बिजली गुजारने में गर्म होकर चमकने लगती है। आप बल्ब के बीच में देखेंगे, ठीक है, बल्ब के बीच में देखेंगे एक छोटा सा यहाँ पे तंतु लगा हुआ होता है। ठीक है, जो कि वहीं से वो गर्म होता है और प्रकाश जलता है। विद्युत चालक क्या होता है, चालक का मतलब वे पदार्थ जो धारा को आसानी से प्रवाहित होने में मदद कर सकते हैं, जैसे तांबा, एल्युमिनियम, लोहा। ये ऐसे चीज़ें जिससे अगर आप करंट में टच करवा देंगे तो यह करंट पास हो सकता है। तो आप तांबा अगर करंट में टच करवाते हैं तो करंट लग सकता है। एल्युमिनियम वायर, ठीक है, कॉपर वायर हो गया, एल्युमिनियम वायर हो गया, आयरन वायर हो गया, तो ये सब चीज़ों में करंट पास हो सकता है। तो जब करंट पास हो सकता है तो उसको विद्युत का चालक कहते हैं। क्या कहेंगे, विद्युत का चालक, जिसमें से यानी गुड कंडक्टर। ठीक है, गुड कंडक्टर, विद्युत का गुड कंडक्टर भी माना जाता है। विद्युत चालक का मतलब जिससे करंट प्रवाह हो सकता है, जैसे तांबा, एल्युमिनियम या फिर लोहा। विद्युत सेल क्या होता है, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और इसमें दो टर्मिनल होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, जैसे विद्युत सेल है, एक सेल है, और यह उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत सेल रासायनिक को आपका विद्युत ऊर्जा में। और इसमें एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव टर्मिनल। ओके, विद्युत परिपथ की अगर बात की जाए, वह क्या होता है, एक रास्ता जहाँ से करंट फ्लो होता है। विद्युत परिपथ वह मार्ग है जिसमें धारा प्रवाहित होती है। और इसमें मुख्य भाग होता है सोर्स, कंडक्टर, लोड और स्विच। 4 पार्ट होता है। एक तो स्रोत, जहाँ से ये गुजर रहा है। दूसरा कंडक्टर, चालक जो होता है। एक लोड होता है, जैसे बल्ब कितने वॉट का लगा हुआ है, एक स्विच से ऑन ऑफ होता है। इस तरीके का आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यही विद्युत परिपथ यानी विद्युत का रास्ता या फिर मार्ग कहलाता है। अब तंतु क्या होता है, तंतु वह पतली सी तार होती है जो बल्ब में होती है, और जिससे जब धारा गुजरती है तो तंतु गर्म होकर प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए ये जो है यहाँ पे तंतु लगा हुआ है, तो जब यहाँ पे आपने स्विच ऑन किया तो ये वायर, यहाँ पे लाइट गई और ये तंतु जल उठा। ठीक है, धारा मतलब करंट पहुँच गया और थोड़ा गर्म हुआ और फिर ये जलने लगा बल्ब। ठीक है, तो तंतु लगा हुआ होता है। विद्युत रोधी क्या होता है, जो विद्युत को रोकता है, करंट को रोकता है, उसको विद्युत रोधी कहते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर भी माना जाता है। तो विद्युत रोधी ऐसा पदार्थ होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है या धीमा कर देता है। उदाहरण लकड़ी, रबर या फिर
प्लास्टिक, लकड़ी, रबड़ या फिर प्लास्टिक। ठीक है, तो विद्युत रोधी ऐसा पदार्थ है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है या धीमा कर देता है। आप जैसे कहीं करंट वगैरह पास हो रहा है तो आप लकड़ी से, रबड़ के, प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, ना कि लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर वगैरह का इस्तेमाल करें। ठीक है, स्विच आपको पता है ऑन ऑफ करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जब स्विच चालू होता है तो धारा प्रवाह होती है, बंद कर दो तो धारा बंद हो जाएगी। टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल वे बिंदु है जहां से विद्युत परिपथ में कनेक्शन किया जाता है। टर्मिनल जहां से कनेक्शन होता है। किसी सेल या बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। हमेशा आपने देखा होगा दो वायर होते हैं, है ना, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसे दो टर्मिनल है, एक तरफ नेगेटिव हो गया और एक तरफ इधर पॉजिटिव हो गया। तो इस तरीके से जब आप किसी भी चीज़ को ऐड करेंगे तो दो टर्मिनल होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। किस लिए होता है? विद्युत के कनेक्शन के लिए। विद्युत परिपथ के प्रकारों की बात किया जाए तो आप देखेंगे श्रृंखला परिपथ। क्या? श्रृंखला परिपथ। सभी उपकरण एक सीरीज में जुड़े हुए होते हैं। पहला प्रकार श्रृंखला परिपथ, जो एक सीरीज में, एक दूसरे से सीरीज में जुड़े हुए होते हैं, उसको सीरीज परिपथ कहेंगे या श्रृंखला परिपथ कहेंगे, जो एक साथ जुड़े हुए होते हैं। अगर एक बल्ब टूटता है तो पूरा परिपथ बंद हो जाता है, अगर एक बल्ब टूटेगा तो पूरा बंद हो जाता है, क्योंकि ये सभी एक लाइन से जुड़े हुए हैं। एक होता है समानांतर। ठीक है, समांतर परिपथ। उपकरण अलग अलग शाखाओं से जुड़े हुए होते हैं, एक बल्ब टूटने पर अन्य चालू रहेगा। जो अलग अलग, जैसे आपके घरों में अलग अलग स्विचेस अगर लगे हुए हैं तो एक बल्ब के टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं समानांतर। अगर अलग अलग शाखाओं से जुड़ा होता है तो समानांतर परिपथ कहलाता है। विद्युत धारा का माप, वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पियर से मापते हैं। ठीक है, एम्पियर मीटर से धारा मापी जाती है। तो विद्युत धारा किससे मापी जाती है? एम्पियर। एम्पियर का साइन ये होता है ए और ऊपर बिंदु, एम्पियर। एम्पियर मीटर से धारा मापी जाती है, यानी करंट मापा जाता है। इसे परिपथ में सीरीज में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में सुरक्षा फ्यूज का प्रयोग करना चाहिए। फ्यूज का प्रयोग करके अतिरिक्त धारा से उपकरण की रक्षा। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का प्रयोग कर हाथ लगने से विद्युत धारा को रोकना। विद्युत धारा का रूपांतरण। विद्युत धारा को हम विभिन्न रूपों में बदल सकते हैं, जैसे प्रकाश, ऊष्मा, हीट या फिर यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, अगर मान लीजिए फ्यूज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उपकरणों की रक्षा करना, विद्युत परिपथ मतलब फ्यूज़ वगैरह लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का प्रयोग कर हाथ लगने से धारा को रोकना, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का यूज़ करना चाहिए। विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? प्रकाश, ऊष्मा और यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, याद रखना है आपको। बल्ब के प्रकार और कार्यों की अगर बात किया जाए तो समानांतर बल्ब, इसमें तंतु तार से बना हुआ होता है जो गर्म होकर क्या करता है? प्रकाश देता है। फ्लोरेसेंट बल्ब क्या होता है? इसमें गैस और फ्लोरेसेंट कोटिंग होती है जो कम ऊर्जा में अधिक प्रकाश देता है। एलईडी बल्ब सेमीकंडक्टर आधारित बल्ब है जो बिजली की कम खपत में लंबी उम्र दे सकता है। तो जैसे देखिए, बल्ब के प्रकारों में बात की जाए तो कई सारे आपको अलग अलग प्रकार मिलेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। एक होता है फ्लोरोसेंट बल्ब, इसमें गैस और फ्लोरोसेंट कोटिंग होती है जो कम ऊर्जा में अधिक प्रकाश देगा। मतलब अगर थोड़ा सा भी करंट पास होगा तो इलेक्ट्रिसिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। और एक एलईडी होता है जो सेमीकंडक्टर आधारित बल्ब है जो बिजली की कम खपत में लंबी उम्र देता है। ठीक है, आपके घरों में ज़्यादातर एलईडी लगा होगा। अब बात करते हैं विद्युत चालक और उसका महत्व की। विद्युत धात्विय मुख्यतः विद्युत चालक है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की गति आसानी से होती है। तांबा, एल्युमिनियम, सोना अच्छे चालक माने जाते हैं। विद्युत परिपथ में चालक के बिना धारा नहीं बह सकती है। विद्युत सेल और बैटरी की बात करें, सेल में रासायनिक प्रक्रिया से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह उत्पन्न होता है। कई सेल को जोड़कर बैटरी बनती है। बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, ये हमने आपको बता दिया, और सही ध्रुव से कनेक्ट करना जरूरी है, अन्यथा परिपथ काम नहीं करेगा। ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छा। विद्युत परिपथ और उसके घटकों की अगर बात किया जाए, स्रोत विद्युत प्रदान करना, लोड विद्युत ऊर्जा को अन्य ऊर्जा में बदलना जैसे बल्ब या फिर मोटर का काम होता है। चालक धारा का मार्ग में चालक का इस्तेमाल किया जाता है। स्विच
तोड़ता है या जोड़ता है, यानी स्विच ऑन ऑफ के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तंतु का कार्य और महत्व की बात करें तो तंतु में धारा गुजरते ही वो गर्म होता है, और जैसे गर्म होता है तो बल्ब जलने लगता है। बल्ब का जीवन तंतु की मोटाई और लंबाई पर डिपेंड करता है कि वो कितने वाट का बल्ब है। पतला तंतु जल्दी गर्म होता है और ज़्यादा चमक देता है। ठीक है। विद्युत रोधी क्या होता है? जैसे इंसुलेटर लगा है तो धारा नहीं बहने देता, जैसे लकड़ी, रबर या फिर प्लास्टिक। अर्धचालक क्या होता है? कुछ परिस्थिति में धारा बहती है और कुछ में नहीं। जैसे सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल है जिसमें कभी कभी करंट पास हो सकता है और कभी कभी नहीं। परिपथ में सुरक्षा के लिए आवश्यक इस्तेमाल होता है इसका, इंसुलेटर वगैरह का। स्विच के अगर विस्तार की बात की जाए, एक पोल स्विच एक ही परिपथ को जोड़ता है। डबल पोल स्विच दो अलग अलग परिपथ को आपने देखा होगा कई सारे होल वाले भी आते हैं स्विच बंद, धारा ऑफ कर देंगे तो करंट पास नहीं होगा, ऑन करने पे बहने लगेगा। टर्मिनल और कनेक्शन, टर्मिनल जब दो चीज़ों का आपस में जोड़ते हैं, है ना। टर्मिनल पर तार जोड़ने से परिपथ करंट पास होता है। किसी भी विद्युत उपकरण में दो टर्मिनल होते हैं। सही टर्मिनल से कनेक्शन परिपथ को सुरक्षा और कार्यशील बनाता है। ठीक है। विद्युत परिपथ की सुरक्षा और नियंत्रण, फ्यूज अतिरिक्त उपकरण से उपकरण को बचाता है अगर फ्यूज लगा हुआ है तो। सर्किट ब्रेकर होना चाहिए जो स्वचालित रूप से धारा को रोकने का काम करता है। अचानक से अगर कहीं सर्किट हो गया तो अपने आप ऑफ हो जाएगा। इंसुलेशन होना चाहिए, अगर हाथ लग जाए कहीं पर गलती से तो अपने आप वो ऑफ हो जाता है। इंसुलेशन ऑफ कर देता है। स्विच का सही प्रयोग परिपथ को कंट्रोल करता है। विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण और उपयोग, बल्ब प्रकाश, बल्ब ट्यूबलाइट देता है। ऊष्मा कौन कौन देता है? हीटर या फिर जितने भी इलेक्ट्रिकल्स आयरन वगैरह हैं वो ऊष्मा गर्म देते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, मोटर इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा देता है। साउंड बेल या फिर हॉर्न वगैरह, परिपथ डिज़ाइन में उपयोगिता का ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। परिपथ की योजना और प्रकारों की बात की जाए, श्रृंखला परिपथ, सरल परिपथ सभी उपकरण सीरीज में इसका इस्तेमाल होता है। समानांतर परिपथ, सुरक्षा अलग अलग शाखाओं में इसका इस्तेमाल होता है। मिश्रित परिपथ, श्रृंखला और समानांतर दोनों में। ठीक है। तो श्रृंखला परिपथ होता है एक, समानांतर और मिश्रित मिक्स वाला होता है। विद्युत परिपथ को समझना और सुरक्षा प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बल्ब, चालक, सेल, तंतु, रोधी, स्विच, टर्मिनल सभी घटक सही तरीके से काम करें तभी परिपथ सुचारू रूप से चलेगा। तो बस इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था, थोड़ी बहुत चीज़ें थी। चैप्टर 9 आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 10 की तरफ। चैप्टर 10 हमारा क्या है? मैग्नेट। आप जब एनसीईआरटी उठाएंगे तो आपको मिलेगा मैग्नेट यानी चुंबक। ठीक है। तो हम लोग इसको भी ख़त्म करते, बस 2 चैप्टर है 10 और 11, आज ख़त्म हो जाएगी आपकी सारी की सारी ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी कक्षा 6 में चुंबकों द्वारा मनोरंजन दिया गया है। सबसे पहले चुंबक की खोज की अगर बात किया जाए, चुंबक की खोज मैग्नीज यूनान के एक चरवाहे मैग्नीज ने सबसे पहले प्राकृतिक चुंबक की खोज की थी। यानी कि सबसे पहले एक मैग्नीज नाम का व्यक्ति था जो प्राकृतिक चुंबक हुआ करता था उसकी खोज किया उन्होंने। ठीक है। जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, जिसको उन्होंने नाम भी दिया था मैग्नेटाइट। जिस पत्थर ने उसकी लाठी, एक्चुअल में एक चरवाहा था जो कि गया था अपने भेड़ों को चराने के लिए, जिस पत्थर ने उसकी लाठी और वो एक डंडा लेके रखा था भेड़ों को मारने के लिए, लेकिन लोहे की टोपी थी उसमें ना, उसने आयरन, उस लकड़ी में एक आयरन लगा के रखा था और उसी से वो पत्थरों पर ठोका करता था। तो लोहे की टोपी को अपनी ओर खींचा और उसे कहा इसमें लोहा होता है, यह एक प्राकृतिक चुंबक है। और जिस पत्थर पर मैग्नेटाइट पत्थर था वहाँ पर वह अपनी तरफ खींचने लगा, यानी जो आयरन था वो अपनी तरफ वो खींचने लगा, तो वहीं से प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। इसीलिए वो मैग्नेटाइट जो था वहीं से निकल के आया मैग्नीज। ठीक है। और उस व्यक्ति का भी, चरवाहे का नाम भी था मैग्नीज, इसलिए उस पत्थर का नाम भी मैग्नेटाइट पड़ा और जो चुंबक बना, ठीक है ना, यहीं से चुंबक भी तैयार होता है। चलिए आगे
बात करते हैं तो चुंबकीय दो चीज़ें होती हैं, एक चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ वे चुंबक जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी चुंबक को अपनी तरफ, मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, उसको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ऐसी चीज़ें जो चुंबक की ओर अपनी ओर आकर्षित नहीं करती उनको अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, कागज, कांच। चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सारी चीज़ें। लोहा, निकेल, कोबाल्ट जो है चुंबक में चिपक जाएंगे। ठीक है, चुंबक को अपनी तरफ खींच लेंगे। निकेल, कोबाल्ट, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, लोहा आपको याद रखना है। लेकिन अचुंबकीय पदार्थ आप लकड़ी चिपका लो, प्लास्टिक, कागज, कांच, ये सब बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। ठीक है, रबड़ वगैरह, क्योंकि उसमें किसी प्रकार से चुंबक के गुण नहीं पाए जाते हैं। चुंबक के ध्रुवों की बात करें तो इसके दो ध्रुव होते हैं, दो सिरे होते हैं। एक होता है आपका नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये दो सिरे होते हैं। ठीक है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जो उत्तर की ओर संकेत करने वाला सिरा है उसको हम नॉर्थ पोल उत्तर की ओर कहेंगे, जो दक्षिण की ओर करेगा उसको हम साउथ पोल कहेंगे। चुंबकीय शक्ति सबसे अधिक ध्रुवों पर ही होती है। ये देखिए चुंबक, ये चुंबक है। अगर आप किसी भी चीज़ को बीच में चिपकाओ, ठीक है ना, बीच में ले जाके टच करो तो उतना ज़्यादा पावर नहीं रहता है, वो खिसक के साइड से आके चिपक जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना उसके ध्रुवों पर पावर होती है किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करने की। यहाँ पे ये किसी भी चीज़ को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा, आप बीच में जाके चिपकाओ नहीं चिपके, खिसक के जाके साइड में चिपकेगा। तो ये ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा इनकी कैपेसिटी होती है, किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करने की, बीच में नहीं होती है। और एक और बात, अगर आप किसी चुंबक को बीच से तोड़ दो तो इसका अपना अलग ही, जैसे ये है तो एक ये अलग चुंबक तैयार हो जाएगा और एक ये अलग, यानी दो अलग अलग सिरे तैयार हो जाएंगे। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और उतना ही पावर आ जाएगा जितना कि साइड में है। ठीक है, तो तोड़ने पे दो टुकड़े हो सकते हैं। दिशाएं ज्ञात करना, पहले के लोग इसका इस्तेमाल करते थे। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की दिशा बताता है, और कंपास इसी सिद्धांत पर आधारित था, जिसका इस्तेमाल ये लोग दिशा ज्ञान करने के लिए यूज़ करते थे। इससे एक चुंबकीय सुई होती है जो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में दर्शाती है। ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण का मतलब जब कोई भी चीज़ चुंबक की तरफ आए, वह आकर्षण, जैसे दो चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को खींचते हैं। जब आप विपरीत ध्रुवों को आपस में टकराओ तो क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे उल्टा। आप एकदम से, जैसे आप नॉर्थ और साउथ को आपस में चिपका दो, ऐसे नॉर्थ और साउथ को, तो एक दूसरे को खींचेंगे। प्रतिकर्षण क्या होता है, जब जो चुंबक के समान ध्रुव, जैसे नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, एक दूसरे को धक्का देंगे। मतलब अगर आप उल्टा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ और साउथ है और यहाँ पे ये साउथ और नॉर्थ है, अगर आप साउथ साउथ को चिपकाने का प्रयास करिए, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो जब ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, धक्का देंगे, तो उसको बोलेंगे प्रतिकर्षण। ठीक है, प्रतिकर्षण। जैसे नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, अगर आप साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ को चिपकाओ तो ये दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे और एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं। आकर्षण होता है जब दो चुंबक के असमान ध्रुव आपस में चिपक जाते हैं। अगर यहाँ पे ये इरेज करके ये नॉर्थ हो साउथ, तो ये आपस में चिपक जाएंगे, तो उसको बोलेंगे आकर्षण। ठीक है, ऐसा ही होता है। एक को अट्रैक्शन और एक को रिपल्सन कहते हैं। आकर्षण यानी अट्रैक्शन, प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन। अपना स्वयं अपना चुंबक बनाना, यानी कि कैसे, लोहे की एक पट्टी को मेज पर रखकर उस पर एक छड़ चुंबक को एक दिशा में बार बार रगड़ने से उसे चुंबक बनाया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट ऐसे आता नहीं है क्वेश्चन। चुंबक का रखरखाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है। तो हमेशा चुंबक अपना गुण खो सकता है, उन्हें गर्म किया जाए, कब कब ये ऐसी क्वालिटी डाउन हो जाएगी, अगर आप कभी उसको गर्म करिए, उसे हथौड़े से पीटिए या उसे ऊंचाई से गिरा दीजिए, तो उसकी चुंबक की क्वालिटी ख़त्म। कैसे स्टोर करना चाहिए, छड़ चुंबक को जोड़े में, जो छड़ चुंबक होते हैं ना, उनको हमेशा जोड़े में रखें। इस तरह रखना चाहिए कि उनके विपरीत ध्रुव एक साथ हो, जो विपरीत ध्रुव है वो एक साथ हो। ठीक है ना, और उनके बीच लकड़ी का टुकड़ा रखना चाहिए जिससे वो आपस में चिपके ना। विपरीत ध्रुव एक साथ हो
और लकड़ी का टुकड़ा बीच में रखते हैं। तो बस चुंबक में इतनी सी चीज़ें थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब आप हम लोग चलते हैं आखिरी चैप्टर की तरफ। अब आज का हमारा क्लास 6 का आखिरी चैप्टर है और यहीं पे हमारे पूरी मैराथन सेशन समाप्त हो जाएगी। पूरा क्लास 6 का 3 मैराथन में सारे चैप्टर्स हो गए। ठीक है, जो कि बहुत इजी है। आखिरी चैप्टर 11 हमारे चारों ओर वायु। प्रस्तावना की बात करें, वायु के चारों ओर पाई जाने वाले विभिन्न गैसों का मिश्रण है। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है, जो वायु को देख नहीं सकते लेकिन उसमें प्रभाव को महसूस कर, मतलब कि आप देखेंगे कई अलग अलग प्रकार की आपको इस तरीके से, क्योंकि जो हवाएं होती हैं वो कोई कलर उसमें नहीं होता है। ठीक है, कोई भी ऐसे नॉर्मल ना तो स्वाद होगा ना तो गंध होगा। ठीक है, वायु के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। वायु की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ, अगर एयर की बात की जाए तो आप अदृश्य माध्यम यानी वायु को हम देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। गतिशील वायु, बहती हुई वायु जैसे विंड या फिर हवा। व्यापकता, वायु चारों ओर हर जगह आप मौजूद है, खाली बोतलों में भरी हुई है या फिर क्योंकि वायु स्थान घेरती है। एक बात जरूर याद रखिएगा, यह सिद्ध करता है जैसे कि खाली बोतलों पे हवा भरी हुई है, यानी कि वायु जो है स्थान को घेरता है। ठीक है ना। वायुमंडल क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी के चारों तरफ वायु की एक पतली सी परत, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, हमारा पृथ्वी है, और इसके चारों तरफ ऐसे लेयर्स पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ये अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ये सारी चीज़ें। तो ऊंचाई के साथ प्रभाव, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायु विरल कम होती जाती है। आप पृथ्वी से ऊपर की ओर जाइए तो वायु जो है कम होती चली जाएगी, इसलिए पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। वायु की संरचना की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वायु एक मिक्सचर है, मतलब वो कोई एक फिक्स ऑक्सीजन बस नहीं है उसमें, क्योंकि वो मिक्सचर है उसमें। सूक्ष्म वायु की संरचना, लगभग उसमें नाइट्रोजन 78%, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, ऑक्सीजन की मात्रा मात्र 21% है, नोट कर लीजिए। ठीक है, बाकी अन्य गैसें 1% यानी 78% तो नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, बाकी जो बचा इन 99% हो गया लगभग। जो 1% बचा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% तो आपका पाया जाता है CO2। फिर ऑर्गन, जलवाष्प, धूल के कण, ये सभी मिक्सचर से आपकी वायु बनती है। विशेष बिंदु, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन श्वसन और दहन के लिए आवश्यक है, अगर आग जलाना है तो उसके लिए चाहिए ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उपस्थित होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड किसमें, प्रकाश संश्लेषण में प्रेजेंट होता है। वायु गैसों के मिश्रण की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन, आपको पता है 78%, जो कि जलने में हेल्प नहीं, नाइट्रोजन हो ना हो आग लगने से कोई मतलब नहीं है, बस ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन 21% है, श्वसन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो इंसान जीवित ही नहीं रह सकता, लेकिन जलने में भी उतनी इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होगा तो आग नहीं चलेगी। आप अगर गाड़ी बंद कर दीजिए और फिर अंदर माचिस जलाइए, सिगरेट जलाइए, नहीं जलेगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि मैंने बताया 0.03% अप्रॉक्स पाई जाती है। ठीक है, इतना, ये 0.03 याद रखिएगा। पौधे इसे भोजन बनाने के लिए उपयोग करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में CO2 प्रेजेंट होती है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। जल वाष्प होता है, आप सुबह सुबह उठते हैं ना, देखते हैं बूंदों के रूप में, वायु में नमी के रूप में जल वाष्प प्रेजेंट होता है। जल चक्र के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। धूप, धूल और धुआं भी पाया जाता है उसमें, क्योंकि वायु में धूल के कण, धुआं की उपस्थिति होती है, जिसकी मात्रा स्थान और समय के साथ साथ बदलती रहती है। ओके, वायु में ऑक्सीजन की भूमिका कहाँ कहाँ इम्पॉर्टेंट है। वायु श्वसन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में। मनुष्य, पशु और अन्य जीव ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। श्वसन क्या है, श्वसन वही है कि जो हम लोग इनहेल एक्सहेल करते हैं। ठीक है, दहन, बर्निंग, दहन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आग जलानी है तो ऑक्सीजन चाहिए। जैसे एग्जाम्पल प्रयोग यहाँ बताया गया है, एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढक दें, कुछ समय बाद मोमबत्ती बुझ जाती है।
आप अगर, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच सकता। जब ऑक्सीजन नहीं पहुँच सकता इसका मतलब वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड CO ऑक्सीजन O2 प्रेजेंट नहीं है, तो आग नहीं जलेगी। कारण ग्लास के अंदर ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है। यानी दहन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? ऑक्सीजन। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के महत्व की अगर बात किया जाए, पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। श्वसन के दौरान CO2 छोड़ते हैं। ठीक है। प्रयोग, चूने के पानी का इस्तेमाल कहाँ होता है? जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को प्रवाहित किया जाता है तो वह दूधिया हो जाता है। ठीक है। चूने के पानी में जब CO2 की मात्रा बढ़ती है तो वह दूधिया हो जाता है, यानी उसका कलर दूधिया हो जाता है। CO2 की पहचान का परीक्षण यही माना जाता है। नाइट्रोजन का क्या महत्व है? वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, पौधों में के वृद्धि में सहायक होती है, सीधे उपयोग नहीं आती परंतु मिट्टी में उपयोग की जाती है। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है जिससे मिट्टी उर्वर बनती है। ठीक है। तो वायु में सबसे ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन पौधों की वृद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवाणुओं द्वारा उपयोगी रूप में परिवर्तित की जाती है। जल, वायु में जल वाष्प यानी वाटर वेपर की बात करें, वायु में जल वाष्प उपस्थित रहती है। अधिक जल वाष्प अधिक आर्द्रता ह्यूमिडिटी देता है। जल वाष्प के घनन से बादल बनते हैं और वर्षा साइकिल का भाग माना जाता है जल चक्र। प्रयोग, ठंडे ग्लास के बाहर जल की बूंदे आप रख दे तो आपको समझ में आ जाएगा। वायु में धूल और धुआं तो प्रेजेंट होता ही है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। तो वायु में धूल और धुआं सूक्ष्म कण भी पाए जाते हैं, यह प्रदूषण का कारण बन सकते हैं। धूल कणों पर जलवाष्प जमकर बादल बनाने में क्या करता है? सहायता करता है। वायु का दाब, एयर प्रेशर की अगर बात किया जाए तो वायु हर दिशा में दाब डालती है। क्या करती? हर दिशा में दाब डालती है। वायु में प्रेशर, आप खड़े हो जाइए, अच्छी तेज हवा चले तो क्या आप स्थिर रहेंगे? नहीं, आपको धक्का लगेगा, आप हिल जाएंगे। उदाहरण, स्ट्रॉ से अगर आप पानी पिए, ठीक है, स्ट्रॉ से पानी पीना, गुब्बारे का फूलना, खाली बोतल को दबाने पर उसके आकार में परिवर्तन होने, यानी कि स्थान तो घेरती है वायु। वायु हर दिशा में दबाव भी डालेगी और स्थान भी घेरती है। वायु स्थान घेरती है। एक खाली ग्लास को आप उल्टा करके पानी में डाल दीजिए, पानी ग्लास के अंदर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ग्लास में वायु भरी हुई होती है, इसलिए वायु स्थान घेरती है। वायु की क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती है? हवा की क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती है? वायु रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है, स्थान घेरती है। दाब, वायु दाब डालती है। वायु कॉम्प्रेसेबल है, ठीक है ना। वायु दहन में सहायक होती है ऑक्सीजन के कारण, इसलिए हवा के बिना तो दहन हो ही नहीं सकता है। जीवन में वायु का क्या महत्व है? हम लोग सांस लेने में हेल्प करते हैं, दहन के लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी है, मौसम और वर्षा में सहायक है, पवन ऊर्जा का स्रोत तो माना ही जाता है। जल और मिट्टी में वायु, जलीय जीव, पानी में रहने वाले जीव पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मिट्टी वाले जीव, मिट्टी के अंदर रहने वाले जीव भी वायु के बुलबुले से सांस लेते हैं। ठीक है। अगर मिट्टी के अंदर है फिर भी हवा के बुलबुलों से सांस लेते हैं। भारी बारिश में जब वो भर जाता है तो केचुए जैसे जीव बाहर भी आ जाते हैं। मिट्टी में छोटी छोटी छिद्र होती है ना, तो मिट्टी, बारिश में जब मिट्टी के छेद होता है उसी में भरे हुए होते हैं केचुए। वायुमंडल में ऑक्सीजन के संतुलन की बात की जाए तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जीव जंतु ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि पौधे जस्ट अपोजिट करते हैं। जितना भी हमारे वायुमंडल में CO2 होता है वो सब कुछ ऑब्जर्व कर लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है। जो जीव होते हैं वह जस्ट उसके अपोजिट होता है। प्रकृति में ऑक्सीजन CO2 संतुलन इसलिए बना रहता है, जितना भी जीवों के द्वारा CO2 रिलीज होता है उतना ही सारे प्लांट CO2 को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन शुद्ध हवा आपको देते हैं। वायु के अन्य उपयोग क्या क्या हैं? पवन चक्की में इसका इस्तेमाल होता है, अनाज पीसने में, ट्यूबवेल से पानी निकालने और बिजली पैदा करने में वायु का इस्तेमाल होता है। परागण, फूलों के परागण और बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवा नहीं चलेगी तो कैसे जाएंगे? ठीक है। परिवहन में भी पक्षी, चमगादड़, हवाई जहाज, वायु की उपस्थिति के कारण, वायु नहीं होगा तो उड़ नहीं सकते ये लोग। ठीक है।
क्या क्या इम्पोर्टेंट है आप देख सकते हैं। वायु एक मिक्सचर है, यौगिक नहीं है। नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन दहन और ऊष्मा के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी है। चूने का पानी CO2 के कारण दूधिया हो जाता है और वायु स्थान घेरती है, दाब डालती है। तो आपका पूरा का पूरा NCERT यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है ना। पूरा आपका NCERT ख़त्म हो गया। अगर आपको पूरा का पूरा मैराथन क्लास समझ में आया हो, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको कंप्लीट नोट चाहिए, आपको ज़ेरॉक्स कराना है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए, ठीक है। और बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, कोई भी डाउट हो तो हमसे जुड़ने का प्रयास करें। और अगर आपने मैराथन 1 और 2 पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।